तो दोस्तों तुम्हारा स्वागत करता हूं द रिटर्न ऑफ माउंट हॉसेट के एपिसोड नंबर 6 में। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं सेक्ट लीडर ऊनम से एमसी के बारे में पूछते हैं, तुम उसके बारे में क्या सोचते हो। फिर ऊनम कहता है, मुझे लगता है उसे डाउ की अच्छी नॉलेज है। तब सेक्ट लीडर कहते हैं, अच्छा तो तुम्हें ऐसा लगता है। फिर वो आगे कहते हैं, वैसे तो एक छोटा सा बच्चा है, लेकिन मैं उसके बोलने के तरीके से फील कर पा रहा हूँ कि वो बहुत होशियार है। वैसे तो वो हम लोग के साथ अच्छा बिहेव नहीं करता क्योंकि उसकी उम्र कम है और ये हम समझ सकते हैं। फिर ऊनम कहता है, हाँ इसमें मैं भी एग्री करता हूँ। फिर ऊनम सोचता है, हाँ जब भी मैं उससे बात करता हूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं किसी छोटे बच्चे से बात कर रहा हूँ, और ऐसा भी नहीं है कि वो सिर्फ बड़े बुजुर्ग की तरह बोलता है। मैं उसके अंदर से चाइल्डनेस फील ही नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे उसके अंदर बहुत बड़े मास्टर की छवि दिखाई देती है, और ये सारी चीजें मैं किसी बच्चे में फील कर पा रहा हूँ, ये मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। दोस्तों अब हमें उस दूसरे बंदे का नाम पता चलता है। उस दूसरे बंदे का नाम यांगशांग है। अब सेक्ट लीडर यांगशांग से पूछते हैं, यांगशांग उसके बारे में तुम्हारी क्या राय है। तो यांगशांग कहता है, सेक्ट लीडर आपको तो पता ही होगा कि मैं किसी को देख के उसके बारे में पता नहीं लगा सकता हूँ। सेक्ट लीडर फिर कहते हैं, लेकिन तुम्हें उसको देख के कुछ तो फील हुआ होगा। फिर यांगशांग थोड़ा सोचता है और बोलता है, हाँ एक बच्चा जो कि बच्चा नहीं है, मुझे उसको देख के ऐसा ही फील हुआ। फिर ऊनम सोचता है, अच्छा तो सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जिसे ऐसा लगा। फिर यांगशांग आगे कहता है, मुझे पता है कि कुछ बच्चे डीप थिंकर होते हैं या फिर रफ लाइफ जी रहे होते हैं, तो इसी तरह के कैरेक्टरिस्टिक डेवलप कर लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बड़े लोग की तरह एक्ट करे। वो बस थोड़ा ज्यादा मैच्योर हो जाते हैं दूसरे बच्चे के कंपेयर में। लेकिन वो बच्चा सिर्फ मैच्योर नहीं लग रहा था, उसके बोलने और एक्ट करने के तरीके से लग रहा था कि वो सच में एक एडल्ट पर्सन है। फिर सेक्ट लीडर कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि वो किसी और के बस में है। फिर यांगशांग कहता है, नहीं नहीं मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। फिर सेक्ट लीडर कहते हैं, ठीक है मुझे समझ में आ गया कि तुम कहना क्या चाहते हो। फिर वो आगे कहते हैं, मुझे पता है कि आप लोग अभी क्या सोच रहे होंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसके बारे में ज्यादा ना सोचे। आप लोग को पता ही है कि हम लोग और ये सेक्ट बच्चों की ग्रोथ के लिए है, ना कि अपने फायदे के लिए। अगर हमें कोई ग्रेट टैलेंट मिलता है तो हम उसका सपोर्ट करेंगे उसके बेटर ग्रोथ के लिए, और अगर वो किसी प्रॉब्लम में फंसता है तो हम उसे सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। फिर वो दोनों बोलते हैं, हाँ हाँ आप सही कह रहे हो सेक्ट लीडर। फिर सेक्ट लीडर ऊनम से पूछते हैं, कंस्ट्रक्शन कैसी चल रही है। फिर ऊनम कहता है, वैसे तो माउंटेन से लकड़ियां इकट्ठा करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन हम कुछ ही दिनों में ये सारा काम निपटा देंगे। फिर सेक्ट लीडर कहते हैं, ठीक है क्या तुम्हें लग रहा है कि माउंट वासेट को रिबिल्ड करने के लिए मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। तो ऊनम कहता है, नहीं सेक्ट लीडर ऐसी कोई बात नहीं है। फिर सेक्ट लीडर हंसते हुए कहते हैं, तुम्हें तो पता ही होगा कि माउंट वासेट को रिबिल्ड करना कितना जरूरी है। फिर सेक्ट लीडर यांगशांग से कहते हैं, जो हमें स्किल बुक मिला था प्लीज उसे जल्द से जल्द इंटरप्रेट करें। और आगे कहते हैं, और ध्यान रखें कि ऐसा करने में थोड़ी सी भी गलती ना हो। आपको तो पता ही है माउंट वासेट का फ्यूचर बच्चों को किस तरह से टेक्निक सिखाएंगे उसी पर डिपेंड करता है। तो यांगशांग कहता है, ठीक है सेक्ट लीडर मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं थोड़ा सा भी इसमें मिस्टेक नहीं करूंगा। फिर सेक्ट लीडर कहते हैं, ठीक है आप दोनों को जो काम दिया है इसे आप अच्छे से करेंगे, इसका मुझे पूरा भरोसा है। फिर यांगशांग मन में सोचता है, क्या मैं इन्हें बता दूं उनमें से कुछ बुक ऐसे थे जो कि ऐसा लग रहा था उन्हें कुछ ही दिन पहले लिखा गया होगा। जब मैंने इसे पहली बार देखा तो मैंने नोटिस नहीं किया क्योंकि मैं शॉक में था, लेकिन कुछ दिन के बाद जब मैंने इसे देखा तो मुझे समझ में आ गया कि किसी ने इसे बहुत ही जल्दीबाजी में लिखा है। क्या ऐसा तो नहीं है कि ये सारी चीजें किसी का प्लान हो। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उस बुक के सारे कंटेंट रियल लग रहे थे। तो इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है कि कोई माउंट वासेट को सीक्रेटली हेल्प कर रहा है अपनी आइडेंटिटी छुपाकर। फिर अगले सीन में हम एमसी को देखते हैं, वो जोर से चिल्ला रहा होता है, उसने मुझे धक्का मार के निकाल दिया क्योंकि वो मुझे लाइफ सप्लीमेंट देना नहीं चाहता था। क्या फायदा हुआ इतनी सारी चीजों को देने का, ऊपर से कुछ बुक्स तो मैंने खुद ही लिख के दिया था। फिर एमसी सोचता है, मैंने जब उसके एक्सप्रेशन को देखा तभी मुझे समझ में आ गया कि उसने लाइफ सप्लीमेंट की रेसिपी को खो दिया है। फिर एमसी जोर से चिल्लाता है, ये सेक्ट तो बचने वाला नहीं है। फिर एमसी सोचता है, मुझे लगा था वो मार्शल आर्ट जो मैंने सीक्रेट रूम को खोलने के लिए परफॉर्म किया था उसका थोड़ा ही साइड इफेक्ट होगा, लेकिन उसका इतना बड़ा साइड इफेक्ट होगा मैंने इमेजिन भी नहीं किया था। मेरी बॉडी जल्दी हील ही नहीं हो पा रही है। अगर इसी रेट में मैं हील हुआ तो मुझे आधा साल लग जाएगा पूरी तरीके से ठीक होने में, और मैं आधा साल ट्रेनिंग नहीं कर पाया तो मैं वो टाइम को खो दूंगा जो कि किसी भी बच्चों के लिए आइडियल टाइम होता है अपने इनर स्ट्रेंथ को बिल्डअप करने के लिए। और अगर वो पीरियड मैंने खो दिया तो वो टाइम मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। मुझे जल्द से जल्द रिकवर होने के लिए कोई तो तरीका ढूंढना पड़ेगा। हालांकि दो तरीके हैं जल्द से जल्द रिकवर होने का। पहला है कि तुम पिल्स ऑफ लाइफ कंज्यूम करो, और दूसरा या फिर किसी और से अपने अंदर क्यूआई ट्रांसफर कराओ। लेकिन मुझे पता है मैं अभी ऐसे बंदे को ढूंढ नहीं पाऊंगा जिसे क्यूआई ट्रांसफर करना आता होगा। पहले तो पिल्स ऑफ लाइफ सेट में इधर उधर पड़े रहते थे। मैंने तो कितनी बार दारू के हैंगओवर को उतारने के लिए उसका यूज किया था। हैंगओवर उतारने के लिए, अच्छा इससे मुझे एक चीज याद आया कि पिल्स ऑफ लाइफ कहाँ हो सकता है। अगले सीन में हम देखते हैं एमसी दौड़ रहा होता है और वो सोच रहा होता है इसे यही होना चाहिए।
यहीं कहीं होना चाहिए। फिर वो बड़े से माउंटेन के सामने आके रुक जाता है। तो दोस्तों, इस माउंटेन का नाम रगली डिस्कनेक्टेड क्लिफ है। ये 5 बड़े माउंटेन में से सबसे खतरनाक माउंटेन है। एमसी जिस जगह को ढूंढ रहा है वो इसी माउंटेन में कहीं पर है। फिर एमसी सोचता है यहाँ पे एक ऐसा सीक्रेट प्लेस है जिसके बारे में सिर्फ मैं ही जानता हूँ। वो प्लेस एक छोटा सा केव है जो कि इसी पहाड़ के बीच में है। इस पहाड़ के डेंजरस होने की वजह से किसी भी स्टूडेंट को यहाँ ट्रेनिंग करना अलाउ नहीं था। ये तो मेरा सबसे बड़ा एडवांटेज था, जिससे मैं अपने मास्टर से छुपकर यहाँ पे एंजॉय कर सकता था। अरे यार, मैं कितना एंजॉय करता था, फिर भी मास्टर मुझे कुछ नहीं कहते थे। मास्टर ने मुझे जिंदा कैसे छोड़ दिया? अगर मैं खुद का मास्टर होता तो मैंने खुद को तभी मार दिया होता। लेकिन छोड़ो ये सब, अभी ये इंपॉर्टेंट है उस जगह पे पहुंचूं कैसे। मैंने पिछले लाइफ में उस जगह पे कुछ पीस ऑफ लाइफ छुपा रखे थे। अगर मैं पहले की तरह होता तो 2 ही जंप में वहां पहुंच जाता। लेकिन मैं भी इस बॉडी के साथ वहां कैसे पहुंचूं? लेकिन एक पीछे का रास्ता है जिसमें मुझे इस क्लिफ से नीचे उतरकर वहां पे जाना होगा। ये ऊपर चढ़ने से भी ज्यादा डेंजरस है, लेकिन मैं ये कर लूंगा। फिर एमसी एक पेड़ में रस्सी बांधता है और उस माउंटेन से नीचे उतरने लगता है। जब एमसी माउंटेन से नीचे उतर रहा होता है तो उसका पैर स्लिप कर जाता है और वो गिरने लगता है, लेकिन रस्सी की वजह से वो गिरता नहीं है, हवा में ही लटक जाता है। फिर वो अपने हाथों में क्यूआई गैदर करता है और उसके हेल्प से वापस से माउंटेन पर चढ़ जाता है और धीरे धीरे नीचे उतरने लगता है। फिर एमसी को वो गुफा दिख जाता है। फिर एमसी अपने आप को पीछे ढकेल कर गुफा में जाने का ट्राई करता है, लेकिन ऐसा करते हुए उसका रस्सी बीच में टूट जाता है और फिर वो नीचे गिरने लगता है। फिर एमसी खुद को बचाने के लिए अपने हाथ में फिर से क्यूआई गैदर करता है और फिर वो माउंटेन के क्लिफ को पकड़ लेता है, लेकिन ऐसा करने से उसके हाथों की उंगलियां टूट जाती है, जिससे वो नीचे गिरने लगता है। इसी बीच उसकी रस्सी माउंटेन के गैप में अटक जाती है, जिससे एमसी गिरते गिरते बचता है और उसी गुफा के सामने लटक जाता है। फिर एमसी बहुत ही मुश्किल से उस गुफा के अंदर चले जाता है। फिर एमसी गुफा के अंदर जाते जाते सोचता है, क्या मैं इतना ज्यादा पागल था कि ट्रेनिंग से बचने के लिए इस जगह पे आता था? चलो, लेकिन कैसे भी मरते मरते ही सही मैं यहाँ पे तो पहुंचा। फिर हम देखते हैं एमसी वहां से एक चादर हटाता है जिसके नीचे एक टेबल, एक बेडशीट और एक छोटा सा बॉक्स रहता है। फिर एमसी उस बॉक्स को खोलता है जिसके अंदर कुछ दारू की बोतल रखी होती है और साथ में एक छोटा सा बॉक्स रहता है। फिर एमसी उस छोटे से बॉक्स को खोलते हुए सोचता है, इसी बॉक्स में पिल्स ऑफ लाइफ होना चाहिए। एमसी जब वो बॉक्स खोलता है तो उसके अंदर से बहुत ज्यादा लाइट और खुशबू आ रही होती है, जिससे एमसी को लगता है वो बहुत सारे प्लम ब्लॉसम ट्री के बीच में है। फिर हम देखते हैं एमसी उस बॉक्स को देख के बहुत खुश हो रहा होता है, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ पिल्स ऑफ लाइफ ही नहीं रहता, बल्कि उसके अंदर स्नो ब्लॉसम पिल भी रहता है, जो कि पिल्स ऑफ लाइफ से बहुत ज्यादा महंगा होता है। फिर एमसी वहीं पे बैठ के अपने बॉडी को रिकवर करने के लिए उस बॉक्स से एक पिल निकालता है और सोचता है, बॉडी को रिकवर करने के साथ साथ अगर मैं अपने क्यूआई को थोड़ा भी बिल्डअप कर लूं तो सही रहेगा। फिर एमसी स्नो ब्लॉसम पिल खाता है। वो पिल धीरे धीरे एमसी की बॉडी में डिसॉल्व होता है और एमसी के बॉडी के आसपास उसका सेंट फैल जाता है। फिर एमसी सोचता है, मुझे थोड़ा और फोकस करना पड़ेगा, जिससे थोड़ा भी स्नो ब्लॉसम पिल का क्यूआई मेरी बॉडी से बाहर न जा पाए। कुछ देर बाद एमसी सोचता है, मैं इसको अपने इनेट क्यूआई को रिकवर करने के लिए यूज नहीं कर सकता, क्योंकि ये इम्प्योर है। वैसे तो स्नो ब्लॉसम पिल माउंट हॉसेट का सबसे अच्छा पिल है, लेकिन इसमें भी बहुत सारी इम्प्योरिटी है, इसीलिए इसे प्यूरिफाई करना पड़ेगा अपने डेंटियन में स्टोर करने के लिए। इसको प्यूरिफाई करने के लिए मुझे इसके अंदर का बहुत सारे क्यूआई रिलीज करना पड़ेगा। वैसे भी मुझे अपना डेंटियन सबसे परफेक्ट डेंटियन बनाना है। सारे इम्प्योर क्यूआई को बाहर निकालने के बाद बस इतना ही बचा है। फिर हम देखते हैं इतना सा जो क्यूआई बचा रहता है, एमसी उसे अपने डेंटियन के डीपेस्ट पार्ट में ले जाता है, जहाँ पे उसका डैमेज इनेट क्यूआई रहता है। फिर एमसी उस डैमेज इनेट क्यूआई को रिपेयर करने के लिए बचे हुए क्यूआई को यूज करता है, जिससे उसके डेंटियन से बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होने लगता है, जिससे वो हवा में फ्लोट करने लगता है और उसको बहुत पेन भी होता है। फिर एमसी उसे कैसे भी करके कंट्रोल करता है। उसके बाद एमसी देखता है उसके जितने भी बॉडी में डैमेज और फ्रैक्चर थे वो तुरंत ही हील हो जाते हैं। ये देखकर एमसी शॉक्ड हो जाता है और सोचता है, ये सब इतनी जल्दी कैसे हो गया, और ऊपर से मेरी हड्डियां भी स्ट्रांग हो गई है। मुझे तो लगा ही नहीं था कि ये बॉडी उस पिल के क्यूआई से इतना ज्यादा कंपेटेबल होगा और इतना अच्छा रिजल्ट दिखाएगा, और जितने भी इम्प्योरिटीज थे वो सारे मेरे बॉडी से बाहर निकल रहे हैं, और ऊपर से मेरा मेरिडियंस भी ज्यादा एक्सपैंड कर गया है। फिर एमसी शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसका हार्ट बीट बहुत तेजी से बीट करने लगता है। उसके लोअर डेंटियन से जो एनर्जी बाहर निकला था वह मिडिल डेंटियन से पास करके अपर डेंटियन में जाने लगता है, जिससे एमसी कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है, और वो सोचता है अगर मैंने इसे अपर डेंटियन तक जाने से रोका नहीं तो ये मेरे पूरे क्यूआई को डैमेज कर देगा। फिर एमसी अपने चेस्ट पे हाथ मार के सोचता है, मुझे इसे अभी के अभी रोकना ही होगा। उसी बीच उसे अपने मास्टर की बातें याद आने लगती है, जो कि उसे कह रहे होते हैं, मार्शल आर्टिस्ट किसी भी चीज के बहाव को फोर्सफुली रोकना चाहते हैं, लेकिन जो डाउ को फॉलो करता है वो उस बहाव को वैसे ही बहने देता है। सोचो, अगर तुमने किसी भी बहते हुए रिवर को रोकने के लिए उसके ऊपर डैम बना दिया, लेकिन आज तो वो रुक जाएगा, लेकिन कभी ना कभी वो डैम को ओवरफ्लो करके अपना बहना जारी रखेगा। इसीलिए जो चीज जैसे है उसे वैसे ही छोड़ देना चाहिए। अगर वो बहने के लिए बनी है तो उसे बहने देना चाहिए। ये याद करके एमसी भी अपोज करना छोड़ देता है। फिर हम देखते हैं एमसी अपने इनर क्यूआई को फील कर रहा होता है,
और ऐसा लगता है वो अपने क्यूआई के अंदर पहुंच गया है। वो आगे देखता है, उसके सामने एक बहुत बड़ा डैमेज वॉल रहता है और एमसी सोचता है क्या ये मेरा अपर डेंटियन है। फिर एमसी अपने सामने वाले वॉल को देख के सोचता है क्या ये मेरे अपर डेंटियन का एंट्री पॉइंट है। फिर एमसी वॉल को टच करके सोचता है अरे यार, मेरा बॉडी कितना ज्यादा डैमेज है और मैं ये फील कर पा रहा हूँ कि सामने से बहुत ज्यादा एनर्जी का फ्लो आ रहा है। और वो सोचता है कि बस कुछ ही समय में ये अपर डेंटियन को ब्रेक करके बाहर चला जाएगा। अगर मैंने इसे रोका तभी भी ये कोलैप्स करेगा। इससे अच्छा है ये जैसे बह रहा है इसे बहने देना चाहिए। फिर एमसी उस एनर्जी को अपने अपर डेंटियन में बहने देता है और एमसी सोचता है मुझे ऐसा लगता था कि मास्टर मुझे डांट कर कुछ भी बोल रहे थे, लेकिन आज जाकर मैं उनकी बातों का मतलब समझ पाया हूँ। अब एमसी अपनी आंखें खोलता है और वो तभी नीचे गिर जाता है और वो सोचता है क्या मैं फ्लोट कर रहा था। फिर एमसी अपने बॉडी को देख के सोचता है अब मेरे बॉडी के सारे मेरिडियंस अनब्लॉक हो गए हैं। अब मैं अपनी बॉडी के नए स्ट्रेंथ को फील कर पा रहा हूँ। अगर मैंने थोड़ा सा भी मिस्टेक किया होता तो मैं आज मर भी सकता था या पैरालाइज भी हो सकता था। ये सब मेरे मास्टर की टीचिंग के कारण हो पाया है। फिर वो खड़ा होता है और बोलता है सिर्फ इनेट क्यूआई ही रिकवर नहीं हुआ है मेरा, बल्कि मेरे मेरिडियंस भी एक्सपांड हुए हैं और साथ में मेरा इनर स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हुआ है। इस सब का एक ही मतलब है, मेरी बॉडी बहुत ही स्ट्रांग हो गई है। फिर एमसी सारी चीजों को लेकर गुफा के बाहर आता है और वो सोचता है क्या मैं माउंट हॉसेट को पूरी तरह रिवाइव कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन मेरे से जितना भी हो सकेगा मैं वो सब करूंगा माउंट हॉसेट को रिवाइव करने के लिए। फिर वो पिल को देख के सोचता है अब ये मेरे कोई काम का नहीं, लेकिन ये उन बच्चों को बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, अब मेरे जाने का टाइम हो गया। फिर एमसी वहीं पे खड़ा होकर सोचता है ऐसा नहीं है कि मुझे ये दारू पीने का मन हो रहा है, लेकिन मैं भी क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि 100 साल पुराने दारू का टेस्ट कैसा होगा। उसके बाद वो सोचता है सब कुछ बदल गया है, लेकिन ये गुफा वैसे का वैसा ही है। इस गुफा में आने के बाद ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी पुरानी जिंदगी वापस से जी रहा हूँ। अभी भी मैं अपने मास्टर को बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। मुझे समय निकालकर कभी कभी यहाँ आना चाहिए। फिर एमसी वहां से जंप करते करते ऊपर चला जाता है। तो दोस्तों, मुझे ये सीन बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताना। अच्छा, चलो स्टोरी की तरफ आते हैं। एमसी माउंटेन पे खड़ा होकर सोचता है अब मेरी बॉडी बहुत ही लाइट फील कर रही है। हम देखते हैं एमसी की बॉडी से बहुत ही गंदी स्मेल आ रही होती है। फिर एमसी उसे स्मेल करके कहता है अरे ये किस तरह की गंदी स्मेल मेरी बॉडी से आ रही है, अब तो मुझे नहाना पड़ेगा। दोस्तों, अब हम अगले सीन में देखते हैं सारे बच्चे बोर्डिंग हाउस से निकल रहे होते हैं। वो लोग खुद में ही बातें कर रहे होते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं अभी तक हमारी नींद पूरी नहीं हुई, कब तक हमें ऐसी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। फिर उनमें से एक बच्चा एमसी के बारे में बोलता है तुम्हें वो कुछ अजीब नहीं दिख रहा था। तो दूसरा बंदा बोलता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। फिर वो बंदा बोलता है अरे वो थोड़ा बीमार नहीं दिख रहा था। तो दूसरा बंदा बोलता है देखा जाए तो वो ट्रेनिंग सेशन में भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर पहला बंदा कहता है क्या तुमने वो रूमर नहीं सुना है। तब दूसरा बंदा बोलता है कौन सा रूमर। फिर वो कहता है अरे वही रूमर जिसमें सब कह रहे हैं उसका इनर क्यूआई डैमेज हो गया है। तो दूसरा बंदा कहता है इसका मतलब है कि अब हमें ट्रेनिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर पहला बंदा कहता है हम उसके कहने पे ट्रेनिंग इसलिए कर रहे थे क्योंकि हम उसे जीत नहीं सकते थे, लेकिन अभी हम गैंग बना के उसे आसानी से हरा सकते हैं। सारे बच्चे उसके आसपास इकट्ठा होकर बोलते हैं कैसा हो सकता है। ये सारा सीन गुल और गुल का दोस्त दूर से ही देख रहे होते हैं। गुल का दोस्त गुल से कहता है जैसा ये कर रहे हैं इन्हें करने दे, इन्हें कुछ ही देर में सारी सच्चाइयों का पता चल जाएगा। फिर हम देखते हैं बोर्डिंग हाउस का गेट खुल रहा होता है, उसके अंदर से बहुत ज्यादा लाइट बाहर आ रहा होता है। फिर हम देखते हैं अंदर से एमसी बाहर आ रहा होता है जिसका पूरा बॉडी शाइन कर रहा होता है। सारे बच्चे देख के चौंक जाते हैं और सोचते हैं क्या ये अवेकन हो गया है, अब हमने इसे कुछ भी किया तो हम बचेंगे नहीं। फिर एमसी कहता है सीनियर, मैं आप लोग को बता नहीं सकता कि मैं कितना ज्यादा सॉरी फील कर रहा हूँ। खराब हेल्थ होने के कारण ट्रेनिंग को निगलेक्ट करने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए सीनियर मुझे माफ कर दो। तब बच्चे कहते हैं अरे कोई नहीं, हम समझ सकते हैं। फिर एमसी कहता है ये सही नहीं है, आप लोगों ने मेरे एब्सेंस में इतना ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग किया, ये सब मेरी गलती है, लेकिन गलतियां तो गलतियां होती है ना, इसे हम सुधार सकते हैं। अगर हम ट्रेनिंग में लैग कर रहे हैं तो हमें और ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करना चाहिए, तो इसीलिए रन करिए उस माउंटेन के टॉप तक। ये सुनकर सब कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर एमसी आगे कहता है जो सबसे स्लो रहेगा उसे दोबारा से माउंटेन के टॉप तक दौड़ना होगा। ये सुनकर सब बच्चे और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। एक बच्चा बोलता है क्या सच में ये हमें लोटस माउंटेन के पीक पे जाकर वहां से वापस आने को कह रहा है। लेकिन तब तक गुल और गुल का दोस्त रन करना स्टार्ट कर देते हैं। उनको देख के सारे बच्चे भी पीछे से रन करना स्टार्ट कर देते हैं और सोचते हैं अगर हम लेट करेंगे तो हमें एक बार फिर से रन करना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं एमसी बोलता है तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ प्लान बनाने की। फिर हम देखते हैं सारे बच्चे माउंटेन के ऊपर चढ़ रहे होते हैं। उन लोगों को देख के एमसी सोचता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने दम पे टॉप पे पहुंच चुके हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अकेले ही पूरे सेट को टॉप पे पहुंचा सकते हैं। पूरे सेट के सक्सेस के लिए उनमें रहने वाले सारे लोगों को स्ट्रांग होना चाहिए और मैं इन सबको स्ट्रांग बना के ही रहूंगा। और फिर एमसी जोर से चिल्ला के कहता है जो सबसे लास्ट आएगा
उसे आज का ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा। फिर हम अगले सीन में देखते हैं सारे बच्चे थके ट्रेनिंग ग्राउंड में इधर उधर लेटे रहते हैं। फिर गुल देखता है सारे बच्चे ग्राउंड में लेटे हुए हैं, लेकिन उसका दोस्त खड़ा है और वो सोचता है इतना ज्यादा रफ ट्रेनिंग के बाद भी ये खड़ा है, इसीलिए इसे सब ग्रेट सीनियर कहते हैं। मैं इसके स्किल के बारे में नहीं कह रहा, बल्कि इसकी स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी के बारे में कह रहा हूँ। फिर हम एमसी को देखते हैं जो कि बड़े बड़े पत्थरों को अपने हाथ में लिया रहता है और बहुत सारे पत्थरों को अपने पीठ पे लटका कर ट्रेनिंग कर रहा होता है। फिर वो कहता है जिसका ट्रेनिंग खत्म हो गया है वो अपना सैंड बैग मुझे दे देना। अरे तुम लोग ग्राउंड पे क्यों लेटे हो? तुम लोग ने इतना ट्रेनिंग भी नहीं किया और इतनी जल्दी थक गए। ये सुनकर गुल का दोस्त सोचता है ये कैसा मॉन्स्टर है। फिर एमसी कहता है अरे आजकल के बच्चे इतने स्ट्रॉन्ग भी नहीं होते हैं, पहले की तो बात ही अलग थी। ये सुनकर गुल का दोस्त कहता है तुम्हें पता है कि यहाँ सबसे छोटे तुम ही हो। फिर एमसी कहता है ठीक है, हम अभी का ट्रेनिंग खत्म करते हैं, जाओ तुम लोग ब्रेकफास्ट कर लो और शाम के ट्रेनिंग के लिए वापस आ जाना, और किसी ने भी शाम का ट्रेनिंग मिस किया तो मैं इसे 10 गुना और ज्यादा ट्रेन करवाऊंगा। फिर हम अगले सीन में देखते हैं सारे बच्चे डाइनिंग टेबल पे बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। फिर गुल का दोस्त सबसे पूछता है तुम लोग खाना क्यों नहीं खा रहे हो? तो फिर एक बच्चा कहता है मैं खाना खाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे से खाया ही नहीं जा रहा। फिर कुछ बच्चे कहने लगते हैं ग्रेट सीनियर कुछ करिए, ये ट्रेनिंग सेशन कुछ ज्यादा ही टफ हो रहा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम पक्का मर जाएंगे। फिर कुछ बच्चे गुल से पूछते हैं आपको क्या लगता है? फिर गुल कहता है मुझे पता है कि ट्रेनिंग डे बाय डे और भी ज्यादा इंटेंस हो रहा है, और ये इतना ज्यादा इंटेंस हो गया है कि हमारी बॉडी भी इसके साथ कीप अप नहीं कर पा रही है, और ऐसा नहीं है कि ये बात चैंगमांग को रियलाइज नहीं हुआ होगा, इसीलिए जो हम कर रहे हैं हमें उसे करते रहना चाहिए, और अगर आगे जाकर ऐसा लगा कि हमसे नहीं हो पाएगा तो मैं खुद जाके उससे बात करूंगा। इस पे गुल का दोस्त कहता है तुम सही कह रहे हो, अगर ऐसा कुछ हुआ तो सबसे आगे मैं ही खड़ा रहूंगा। फिर हम अगले सीन में देखते हैं गुल अपने बेड पे जाकर लेट गया होता है और वो सोचता है अरे यार उठने के बाद मुझे फिर से ट्रेनिंग करने जाना पड़ेगा। मुझे लग रहा था कितना भी हार्श ट्रेनिंग हो मैं उसको कर लूंगा, लेकिन अब लग रहा है मैं इतनी इंटेंस ट्रेनिंग के साथ कीप अप नहीं कर पाऊंगा। यही सोचते सोचते वो धीरे धीरे सो जाता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं एमसी गुल को नींद से उठाता है और उसे कहता है एक भी मिलना मुश्किल है, लेकिन मैं फिर भी आपको ये दे रहा हूँ। फिर गुल कहता है क्या है जो तुम मुझे दे रहे हो? फिर एमसी गुल को अपना हाथ दिखाता है। गुल उसको देख के चौंक जाता है और कहता है क्या ये लाइफ अपील है, और इतनी प्रीशियस चीज तुम मुझे क्यों देना चाहते हो? फिर एमसी कहता है इसकी अभी आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, और ये बात तुम्हारे और हमारे बीच में ही रहना चाहिए। ये सुनकर गुल बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर एमसी उसे कहता है पहले तुम इसे खाओ और इसे यूटिलाइज करने में मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। फिर गुल कहता है ठीक है। फिर गुल सोचता है अब मुझे सच में बुरा लग रहा है क्योंकि मैंने इसे डीमन समझा था। फिर आगे जाकर हम देखते हैं एमसी ने यह सारा कांड सभी बच्चों के साथ किया रहता है, और वो डेविल जैसा स्माइल देते हुए सोच रहा होता है डिफिकल्टी तो अब आने वाली है। उसके बाद हमें बाहर सिर्फ आवाजें सुनाई देती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सारे बच्चे पूरे जोश में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। उन सारे बच्चों को उनगम सामने खड़े होकर देख रहा होता है। वो सोचता है आज थोड़ा अलग फील हो रहा है, इनके स्वॉर्ड आज ज्यादा स्टेबलाइज दिख रहे हैं, जो हमेशा कर रहे थे आज भी ये वही कर रहे हैं, लेकिन आज इनका स्वॉर्ड ज्यादा शार्प और स्टेबलाइज दिख रहा है, और उनकी पूरी बॉडी भी स्टेबल दिख रही है। क्या इतना कम टाइम में होना पॉसिबल है? फिर वो उस दिन को याद करता है जब एमसी ने उसे 1 महीने का टाइम मांगा था अच्छा रिजल्ट दिखाने के लिए। उसे लगता है ये सब उसी मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन की वजह से हो रहा है। फिर वो कहता है तुम लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, आज ऐसा लग रहा है तुम लोग अलग ही लेवल का ट्रेनिंग कर रहे हो। अगर तुम लोग ऐसा ही ट्रेनिंग करते रहे तो मैं तुम लोग को जल्दी टाइफ्लूमक शॉट टेक्निक सिखाऊंगा। ये सुनकर सारे बच्चे खुश हो जाते हैं और सोचते हैं जो 3rd क्लास डिसाइपल सीखते हैं वो हमें इतना जल्दी सीखने को मिलेगा, इसका यही मतलब है हम अच्छे से इम्प्रूव कर रहे हैं। फिर हम अगले सीन में देखते हैं सेक्ट लीडर उनगम को बुलाते हुए अंदर आ रहे होते हैं, और हम देखते हैं उनगम और सेक्ट लीडर बात कर रहे होते हैं। फिर उनगम सेक्ट लीडर से पूछता है आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? फिर सेक्ट लीडर कहते हैं अभी एक प्रॉब्लम आ गया है। फिर वो उनगम को एक बुक देते हैं और कहते हैं ये इक्विलिब्रियम शॉट टेक्निक बुक है, ये उसी बॉक्स में था जिसे चैंगमैंग ने खोजा था, तुम इसके कंटेंट को पढ़ो तब तुम्हें समझ में आएगा। फिर उनगम बुक पढ़ना स्टार्ट करता है और वो पढ़ते ही शॉक्ड हो जाता है। उसमें लिखा रहता है हमें अपने पुराने टेक्निकों में चेंज करने में कोई बुराई नहीं है अगर उस टेक्निक में डेवलपमेंट हो रहा हो तो, लेकिन इक्विलिब्रियम शॉट टेक्निक फंडामेंटल टेक्निक है माउंट हॉसेट का, अगर इसमें थोड़ा भी चेंज लाया जाए तो वो पूरे सेट को चेंज करने जैसा होगा, इसीलिए इसमें कोई चेंज ना करे और इसे बच्चों को अच्छे से सिखाए जिससे वो दूसरे टेक्निक को सही से सीख पाए। फिर उनगम हैरान होकर सेक्ट लीडर को कहता है सेक्ट लीडर समय बदल गया है, क्या फिर भी हम इक्विलिब्रियम शॉट टेक्निक को यूज करने वाले हैं? हमने ही ट्रू इक्विलिब्रियम शॉट टेक्निक बनाया था क्योंकि इक्विलिब्रियम शॉट टेक्निक हम समझ नहीं पा रहे थे। दोस्तों इक्विलिब्रियम शॉट टेक्निक और ट्रू इक्विलिब्रियम शॉट टेक्निक दोनों अलग अलग टेक्निक है।
फिर सेक्ट लीडर कहते हैं इसलिए मैं तुम्हारी राय लेने यहाँ पे आया हूँ। और जैसा तुम कह रहे हो कि माउंट हॉसेट ने इक्विलिब्रियम शॉट टेक्निक को छोड़ने का तय किया था और ट्रू इक्विलिब्रियम शॉट टेक्निक को बनाया था और उस टेक्निक को माउंट हॉसेट का फंडामेंटल टेक्निक डिक्लेयर किया था, लेकिन हमें अपने एंसेस्टरों की बात पे भी ध्यान देना चाहिए। और वो आगे कहते हैं तुम इंचार्ज हो माउंट हॉसेट के बच्चों को ट्रेन करने का, इसीलिए मैंने सोचा कि इस मैटर में मैं तुम्हारी राय लूं। फिर उनगम थोड़ा सोच के कहता है हमने ये ट्रू इक्विलिब्रियम शॉट टेक्निक इसलिए बनाया था क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था और उस समय हमारा सेट खत्म होने के कगार पे था, तो इसलिए मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या माउंट हॉसेट का कोई फ्यूचर बचा है? ये सुनकर सेक्ट लीडर चौंक जाते हैं और सोचते हैं वैसे तो हमारी सिचुएशन अभी थोड़ी अच्छी हुई है, लेकिन हमने सिर्फ एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम बाकी है। और वो उदास होकर जवाब देते हैं मैं अभी इसका आंसर नहीं दे सकता। फिर उनगम कहता है फिर मैं इसके खिलाफ हूँ। फिर सेक्ट लीडर कहते हैं आखिर तुम इसके खिलाफ क्यों हो? फिर उनगम पीछे मुड़कर बच्चों की तरफ देखता है और कहता है क्योंकि ये इतना आसान नहीं होगा। वैसे तो ट्रू इक्विलिब्रियम शॉट टेक्निक और इक्विलिब्रियम शॉट टेक्निक दोनों एक ही जगह से ओरिजिनेट हुए हैं, लेकिन फिर भी ये दोनों पूरी तरीके से अलग है। इक्विलिब्रियम शॉट टेक्निक किसी को स्ट्रॉन्ग बनाता है और धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है, वहीं पे ट्रू इक्विलिब्रियम शॉट टेक्निक बहुत तेजी से प्रोग्रेस करता है, लेकिन इससे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं होता। बच्चे ट्रू इक्विलिब्रियम शॉट टेक्निक जल्द से सीख लेते हैं और ये बच्चे लगभग इसे सीख ही चुके हैं, और अगर हम इन्हें अभी इक्विलिब्रियम शॉट टेक्निक सिखाना स्टार्ट करें तो शायद इसका खराब रिजल्ट ना आ जाए, और ऊपर से इसे सीखने के लिए स्ट्रॉन्ग लोअर बॉडी होनी चाहिए, साथ में सीरियसनेस भी, और ये सब करने के लिए इन्हें बहुत समय लगेगा। फिर सेक्ट लीडर कहते हैं क्या बोले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? फिर उनगम कहता है स्ट्रॉन्ग लोअर बॉडी और सीरियसनेस। फिर सेक्ट लीडर बच्चों की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं ऐसा लग रहा है इनको ये सब पहले से ही आता है। फिर उनगम सोचता है अरे मैंने तो इन्हें ये सब चीज सिखाया भी नहीं। फिर वो एमसी की तरफ देखते हुए सोचता है क्या ये सब इसका कारनामा तो नहीं? फिर वो सेक्ट लीडर को कहता है सेक्ट लीडर मुझे थोड़ा समय दीजिए, मुझे थोड़ा उस बच्चे से बात करना है। फिर सेक्ट लीडर कहते हैं कौन सा बच्चा? फिर उनगम अपने एमसी को बुलाता है और कहता है इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ काम है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं एमसी उनगम और सेक्ट लीडर के पास पहुंच जाता है। फिर उनगम एमसी से सवाल पूछता है स्लो और हाई या फिर फास्ट एंड सडन, इन दोनों में से माउंट हॉसेट के लिए क्या सही रहेगा? फिर एमसी ऊपर की ओर इशारा करते हुए कहता है मेरे हिसाब से हायर जाना सबसे अच्छा चॉइस होगा। फिर उनगम एमसी से पूछता है तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तो एमसी उसे जवाब देता है अगर हमें पहले की तरह अपना नाम बढ़ाना है और ऑनर को गेन करना है तो हमें रियलिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। ये सुनकर सेक्ट लीडर हैरान होकर सोचते हैं अच्छा तो इसे उनगम के सवालों का हिडन मीनिंग भी समझ में आ रहा है और वो उस हिसाब से जवाब भी दे रहा है। फिर सेक्ट लीडर एमसी की तरफ झुकते हुए पूछते हैं तो तुम कहना क्या चाहते हो कि हमें रियलिटी की तरफ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए? फिर वो कहते हैं ठीक है तुम अपने पोजीशन पे वापस चले जाओ। सेक्ट लीडर एमसी को जाते हुए देख रहे होते हैं और वो कहते हैं मुझे थोड़ा एम्बैरेसिंग फील हो रहा है क्योंकि मुझे आज ये सब चीज किसी छोटे बच्चे से सुनना पड़ रहा है। फिर उनगम कहता है उसके लिए ये सब कहना बहुत ईजी है क्योंकि वो एक छोटा सा बच्चा है, उसने रियलिटी को फेस ही नहीं किया। फिर सेक्ट लीडर सोचते हैं अब तो ये और भी बड़ा इशू बन गया है, हम जिस भी फंडामेंटल टेक्निक को चूज करेंगे वो माउंट हॉसेट का फ्यूचर डिसाइड करेगा। फिर सेक्ट लीडर उनगम को कहते हैं अब से हम माउंट हॉसेट का जो फंडामेंटल टेक्निक है ट्रू इक्विलिब्रियम शॉट टेक्निक उसे चेंज करते हैं और इक्विलिब्रियम शॉट टेक्निक को हम फंडामेंटल शॉट टेक्निक घोषित करते हैं। और इसके अलावा ना कि हम इक्विलिब्रियम शॉट टेक्निक पर फोकस करेंगे बल्कि हम माउंट हॉसेट की दूसरी टेक्निक पर भी फोकस करेंगे, और बोर्डिंग हाउस के हेड होने के नाते तुम्हारा रोल इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर हम अगले सीन में देखते हैं एमसी ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुंच गया होता है और वो गुस्सा होकर सोच रहा होता है ये भी चीजें अब तुम लोग मुझसे पूछोगे? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि उन लोग के मुंह में मैंने खाना दे दिया है और वो मुझसे पूछ रहे हैं कि इसे चबाए कैसे। खैर उनसे एक्सपेक्ट भी क्या किया जा सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है वो सारे काम खराब कर रहे होंगे, वो एक भी काम ढंग से नहीं कर रहे होंगे। मुझे जल्द से जल्द हुआम प्रीफेक्चर जाना पड़ेगा, क्या पता वो वहाँ के बिजनेस को भी सही से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। फिर एमसी जोर से चिल्लाकर कहता है ये सेक्ट मेरे हेल्प के बिना कुछ नहीं कर सकता, जिससे सारे बच्चे सोचते हैं ये क्या बोल रहा है। तो दोस्तों अपना ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो रहा है। आगे क्या होने वाला है ये सब जानने के लिए तुम लोग को इसका अगला एपिसोड देखना होगा, एंड उसके लिए चैनल को तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा। एंड अगर तुम लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना। बाय द वे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और पहचान के लोग में शेयर कर देना। तो दोस्तों अभी के लिए टाटा बाय बाय, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।